Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the business for class 11th, and in this video we understand about the chapter number 9, that's name is internal trade, and it is our 6th part. And our today's topic is GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैसे नॉर्मली ये सिलेबस में आपका हिस्सा तो नहीं है, फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा ताकि ये चीज़ें आपको फेस करनी है आने वाले टाइम में भी। तो GST के बारे में फ़िलहाल समझ लेते हैं। तो GST है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है, जो कि जुलाई 2017 में इम्पोज किया गया था इंडिया में। एंड अर्लियर द टैक्सेशन सिस्टम फॉर द इनडायरेक्ट टैक्सेस, द वेरियस टाइप ऑफ द टैक्सेस वर लेड सच एज अ सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। तो जितने भी हमारे पास पहले क्या था कि बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज थे हमारे यहाँ, अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगते थे। इन सभी टैक्सेस को हटा के केवल एक टैक्स बना दिया गया, वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे पहले क्या लगते थे? तो सर्विस टैक्सेस में क्या वैट लगता था, हमारे पास एक्साइज ड्यूटी लगता था, और सर्विस टैक्स भी लगते थे। सर्विस टैक्स, वैट एंड वैल्यू एडेड टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, इस तरीके के टैक्स हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते थे। लेकिन इन सभी को हटा के क्या कर दिया गया? GST को इंट्रोड्यूस कर दिया गया जुलाई 2017 में। फिर कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो यहाँ पे जो कहता है द GST इज़ द टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये वो टैक्स होता है जिसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगने वाला ये टैक्स होता है। अंडर द GST द नो distinctions is made between the goods and services for the levying of tax. फिर कहता है it will mostly the suitable all the indirect taxes laid on the goods and सर्विसेज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। अगर देखें तो बहुत ही सूटेबल टैक्सेस है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कॉन्सेप्शन में लगता है। द GST इज़ अ सिंगल टैक्स एट अ नेशनल लेवल टू बी लेव्ड ऑन द ऑल द स्टेट्स राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फाइनल कंजप्शन। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। GST की बात करें तो ये गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगने वाला टैक्स है। तो नॉर्मली कहता है वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट होता है। बिग टैक्स रिफॉर्म्स था, ये बहुत बड़ा बदलाव था। मिक्सचर ऑफ इंडेक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ये इनका मिक्सचर है, यानी कि अगर देखें तो अलग अलग तरीके के जो टैक्सेस हमारे अप्लाई हो रहे थे अब उन सब की जगह पे एक टैक्स लग रहा है। डुअल GST लगता है, यानी CGST और SGST हमारे चार्जेस होते हैं जब भी चार्ज होते हैं। रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो प्राइसिंग हमारी जनरेट हो रही थी, दिल्ली में जो प्रोडक्ट हमको 10 में मिल रहा था, यूपी में हो सकता था 12 में मिल रहा है, और केरला में जाइए तो 15 में मिलता है। तो ये जो डिफरेंसेस जाते थे उसको रिमूव करने का काम किया गया। द चार्ज ऑन द सप्लाई, और जो चार्जेस यानी कि कई डबल चार्जेस जो अप्लाई होते थे सप्लाई पे, उसको भी रिमूव करने का काम किया गया। किसके थ्रू? केवल GST के थ्रू। तो GST के की फीचर्स की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली कहता है द टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ GST इज़ होल कंट्री। GST को पूरे कंट्री पे अप्लाई कर दिया गया है। GST इज़ अप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज एज अगेंस्ट द प्रेजेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरर और द सेल ऑफ द गुड्स ऑन और ऑन द प्रोविजन ऑफ अ सर्विसेज। यानी कि अगर देखें तो जो सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं उस पर जो हम अलग अलग तरीके के टैक्सेस प्रोवाइड कर रहे थे गुड्स पे, मैन्युफैक्चरिंग्स पे, उन सभी के ऊपर इसकी अप्लीकेबल होता है। यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे जो जनरेट हो रहे थे उन सभी के ऊपर GST अप्लाई होता है। कहता है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शंस बेस्ड कंजप्शन टैक्स द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड ऑन द टैक्सेशन। तो नॉर्मली देखें तो इस पर जो बेसिस है तो कहता है द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द कंजप्शन। ये कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जितना हम कंजप्शन करेंगे उसी के बेसिस पे हमारा टैक्स अप्लीकेबल होता है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ द ओरिजिन बेस्ड ऑफ द टैक्सेशन, जिस पे जो टैक्सेस होता है, यानी कि जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर जब एक बार टैक्स लग जाता है तो वो टैक्स दोबारा रिपीट नहीं होता है। तो इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज ट्रीटेड एज अ इंटीग्रेटेड इंटरस्टेट सप्लाईज एंड द वुड be the subject of the IGST or the integrated GST goods and service taxes is addition to the applicable customer of duties। जैसे कि जो कस्टम ड्यूटीज़ थी उसकी जगह पे हम जो इंपोर्ट करने का काम करते हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को भेजने का काम करते हैं, जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी जगह पे पहले GST की जगह पे क्या लगता है? IGST लगता है। तो CGST पहला कॉन्सेप्ट होता है। SGST यानी कि स्टेट लेवल के GST जो होती है। CGST सेंट्रल GST होती है, सेंट्रल लेवल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। SGST की बात करें तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और IGST इंटर स्टेट GST is levied the rate of the manually agreed upon by the center or the state
अंडर द गाइडेंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल के गाइडेंस के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चार्जेस अप्लाई कर रखे हैं वो CGST, SGST और IGST के बेसिस पे क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। द फेवर ऑफ देयर आर द 4 टैक्स स्लैब, नेमली द 5%, 12%, 18% एंड 28% फॉर द ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर 4 नहीं है 5 स्लैब हो जाता है, क्योंकि 0% के भी गुड्स आते हैं। नॉर्मली अगर देखें तो ये अलग अलग कैटेगरीज में, इसमें अभी भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं अलग अलग तरीके के। देयर इज़ अ नो टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट एंड द सप्लाईज ऑफ द सेल्स, यानी कि अगर देखें हमारे पास जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाती है उस पर कोई एडिशनल टैक्स इसके साथ अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अगर बात कर लें तो GST, CGST इज अप्लीकेबल ऑन द ऑल द इंटर स्टेट, ठीक है। और साथ ही अगर IGST की बात करें, इंटर स्टेट सर्विस की बात करते हैं। और ये जो कहता है टैक्स लाइबिलिटीज अराइज व्हेन द टैक्सेबल पर्सन अक्रॉस द एजम्पशंस लिमिटेड्स ऑफ द 20 लाख, यानी कि अगर टैक्स लाइबिलिटीज जनरेट होती है जब 20 लाख से अधिक जो हमारा क्या होता है, जो पर्सनस होता है जो क्रॉस करता है, यानी 20 लाख रुपए से अधिक जब क्रॉस होता है तो उस पर टैक्स लाइबिलिटीज भी जनरेट होती है। तो काउंसिल ऑफ GST की बात करें तो चेयरपर्सन कौन थे, द फाइनेंस मिनिस्टर्स के चेयरपर्सन थे। वाइस चेयरपर्सन कौन थे, कहता है इज टू बी द चूजन अमंगस्ट द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इसको चूज किया जाता है। MOCs की अगर बात करें, MOS की बात करें, मेंबर्स ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें तो फाइनेंस जो हमारे मेंबर्स थे उसमें, एंड ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ द फाइनेंस और द टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हर एक स्टेट्स के, और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। फिर कहता था क्वारम की अगर बात करें तो क्वारम इज़ द 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स, तो इसका क्वारम होता है वो 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स होता है, यानी कि स्टेट को जितना मिलता है उतना ही आपको सेंटर को भी मिलता है। स्टेट हैज़ अ 2/3 वेटेज और एंड द सेंटर हैज़ अ 1/3 वेटेज। स्टेट्स को जो इसमें वेटेज मिलता है वो 2/3 का मिलता है और सेंटर को 1/3 का मिलता है। और ये भी कहता है डिसीजन आर टेकन बाय द 25% ऑफ द मेजोरिटी, जो डिसीजन लिए जाते हैं टैक्स के रेट के अकॉर्डिंग या रेसेशन के अकॉर्डिंग, जो भी है टैक्स में जो बदलाव आते हैं वो लिए जाते हैं 25% जो मेजोरिटीज़ आती है, यानी कि कोई डिसीजन है उसका 75% जो मिनिस्टर्स हैं या मेंबर्स हैं उसके फेवर में जाते हैं। तो सिचुएशन में क्या होता है, इसमें डिसीजन बदलाव लाया जाता है। काउंसिल शैल मेक अ रिकमेंडेशन ऑन द एवरी थिंग्स रिलेटेड टू द GST इंक्लूडिंग द रूल्स एंड रेट्स एक्सेट्रा। तो काउंसिल क्या कर सकती है, जो अपने विचार रखती है, जो डिस्कशन करती है उसमें अपने वो पॉइंट ऑफ व्यू कर सकती है GST के रिगार्डिंग। GST में जो भी चीज़ें इंक्लूड करना चाहती है, बदलाव लोग जानना चाहती है, वो तमाम तरह की जो पॉइंट्स ऑफ व्यू होती हैं उनके पास राइट्स होता है कि उसमें वो बदलाव के रिगार्डिंग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं फिलहाल, कहता है हरमीत सिंह वोन्स अ लार्ज स्केल रिटेल आउटलेट इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में हरजीत सिंह क्या कर रहे हैं, एक लार्ज स्केल रिटेल आउटलेट को ओपन कर रहे हैं। ही डील्स विद द वेरियस काइंड्स ऑफ द प्रोडक्ट इन अ शॉप लाइक अ टेक्सटाइल, फूड वियर्स, द कॉस्मेटिक, स्टेशनरी, ग्रॉसरी एक्सेट्रा, एंड ही सेल देम द डिफरेंट डिवीज़न इन हिज बिग शॉप। तो बड़ी सी शॉप है इसकी और डिफरेंट डिवीज़न में काम कर रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है द आइडेंटिफाई द रिटेल आउटलेट बीइंग डिस्क्राइब द अबव लाइन। तो जब बड़ा है तो नो डाउट डिपार्टमेंटल स्टोर को रिप्रेजेंट करता हुआ, क्योंकि ये जो भी चीज़ें टेक्सटाइल, फूड वियर, कॉस्मेटिक, स्टेशनरी, ग्रोसरी सब का अलग अलग सेगमेंट बना रखा है, अलग अलग कॉर्नर पे ये बेच रहे हैं, तो इस वजह से ये डिपार्टमेंटल स्टोर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं द PQR लिमिटेड is a well-known company dealing with all kinds of the organic products. The companies sell its product through a chain of outlets. चेन आउटलेट्स की बात कर रहा है तो मल्टीपल चेन स्टोर तो यहाँ पे संभवतः पॉसिबल है। चेन आउटलेट्स located in the well populated area which is in a when cities of the residential areas for the convenience of the customer across the countries. The company shall its product at a uniform price at all its outlet and the following the some interiors and exteriors looks of the outlets. तो नॉर्मली अगर देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो साफ पहले चेन स्टोर्स की बात कर, चेन आउटलेट की बात कर रहा है, यानी चेन स्टोर होगा। दूसरी चीज़ कह रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पे हैं और साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म प्राइस है इनके बीच में, प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो एक जैसी है। तो ऐसी संभावनाएं अक्सर क्या होती है, चेन स्टोर शॉप में आती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिटेल आउटलेट बीइंग द डिस्क्राइब इन द अबव लाइन। तो साफ यहाँ पे चेन स्टोर या मल्टीपल स्टोर्स की बात करता है। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult to the Google Classroom. Thank you.